नमस्कार। आज जिस विषय पर बात करेंगे वह है ऋतुकाल की परिस्थितियाँ। किसी भी साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का योगदान होता है। तो प्रत्येक युग का राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, धार्मिक और साहित्यिक वातावरण साहित्य के निर्माण में सहायक होता है। इसलिए किसी युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए उस वक्त की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। ऋतुकाल के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो राजनीतिक परिस्थितियों पर भी बात करनी होगी, सामाजिक परिस्थितियों पर बात करनी होगी, धार्मिक परिस्थितियों पर बात करनी होगी और साहित्यिक परिस्थितियों पर भी बात करनी होगी। तो सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो राजनीतिक दृष्टि से जो यह कालखंड है वह मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष का भी कालखंड है और उसके बाद धीरे धीरे उनके पतन और विनाश का भी कालखंड है। इस काल में शाहजहाँ के शासनकाल में जहाँ मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था, जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्यों का जो विस्तार किया था उसकी शाहजहाँ ने वृद्धि की थी। इसके पश्चात शाहजहाँ के जो बीमार होने और उसकी मृत्यु की अफवाह फैलने के बाद उसके पुत्रों में जो सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ, तब धीरे धीरे ये जो वैभवशाली साम्राज्य था वो पतन की ओर उन्मुख हो गया। उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह को छोटा बेटा औरंगजेब मारकर जैसे ही शासन की बागडोर संभाल लेता है, वैसे ही जागीरदार, राजा और हिंदुओं का धार्मिक उपद्रव भी शुरू हो जाता है। औरंगजेब के बाद 1707 में उसके बेटों के बीच भी संघर्ष हुआ और जब उसका बेटा बैठा गद्दी पर तो हालांकि उदार था पर अधिक समय तक वह जीवित नहीं रहा। 1712 में इस साम्राज्य का पतन प्रारंभ होता है और लगभग 50 वर्षों तक यह शासन एक तरह से स्थिर नहीं हो सका। यह तो केंद्रीय शासन की बात थी। जहाँ तक प्रदेशों के शासन का सवाल है, वहाँ जब हम लोग देखते हैं तो लगभग यही परिस्थिति प्रत्येक प्रदेश की थी। ऋतुकाव्य की जो रचना का क्षेत्र है, अवध, राजस्थान, बुंदेलखंड, सभी की कथा ऐसी ही थी। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य के समान ही कारुणिक रहा। राजस्थान में भी विलास की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, बहुपत्नी प्रथा बढ़ रही थी। मुगल साम्राज्य के समान ही हिंदू रजवाड़ों और अवध के नवाबों को अंततः अपना कारुणिक अंत देखना पड़ा था। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं सामाजिक अवस्था की, तो सामाजिक दृष्टि से भी इस काल को शुरुआत से अंत तक घोर अधःपतन का योग कहा जा सकता है। इस कालखंड में सामंतवाद का बोलबाला था। सामंतशाही के जितने भी दोष हो सकते हैं उनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव जनमानस के जीवन पर पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था और उसके अधीन थे मनसबदार। इसके बाद कई और ओहदे थे, दूसरे कर्मचारी आते थे। सभी का कर्तव्य था अपने से ऊपर वालों को प्रसन्न करना, नीचे वालों को ये मात्र संपत्ति अर्जन की चीज़ मानते थे। इस युग में जो गरीबों की आर्थिक स्थिति थी वो अत्यंत शोचनीय थी और शासक और संपन्न वर्ग बगैर श्रम किए संपन्न थे। जनसाधारण की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति रक्षा किसी की चिंता शासक को नहीं थी। ऐसी अवस्था में यदि लोग भाग्यवादी बने और नैतिक मूल्यों से रहित रहें तो आश्चर्य की बात नहीं है। इस कालखंड में स्त्री को संपत्ति माना गया। भोग करना और उनका जीवन का मूल मंत्र था स्त्रियों का भोग करना। किसी भी कन्या का अपहरण कर लिया जाता था। अभिजात वर्ग के लिए ये साधारण बात थी। इन डर से अल्पायु में ही लड़कियों का विवाह किया जाने लगा। बेगम और रक्षिताओं के अगणित संख्या होने लगे और लोग वैश्याओं के यहाँ पड़े रहते थे। उनके इशारों पर लोगों के भाग्यों का निर्णय भी हो जाया करता था।
इस कालखंड की धार्मिक परिस्थिति की बात करें तो सामाजिक अवस्था के समान ही इस युग में जो देश की सांस्कृतिक अवस्था थी वह भी अत्यंत विचारणीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारतावादी नीतियों और संतों सूफियों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू और इस्लाम संस्कृति के निकट आने का जो उपक्रम हुआ था वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण समाप्ति के दौर पर था। हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिन वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव था उनके पीठाधीश जो थे लोभवश राजाओं को गुरु दीक्षा देने लगे थे। मंदिरों में ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि हिंदू अपने आराध्य रामकृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करने लगे थे, उनकी लीलाओं में अपनी विलासी जीवन की संगति भी खोजने लगे थे। दूसरी ओर इस्लाम धर्म पर इस विलास वैभव का सीधा प्रभाव तो नहीं था, लेकिन रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण यह जीवन की वास्तविकता से हट गया था। नमाज, रोज़ा जैसे यथाविध पालन को ही धर्म समझने के कारण वह आध्यात्मिक प्रभाव नहीं पड़ रहा था जिससे व्यक्ति के संस्कारों में उदारता आती है। इस तरह से हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर हो गए थे, केवल बाह्याचरण ही धर्म पालन रह गया था। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो साहित्य और कला की दृष्टि से इस युग को पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है। इस काल के जो कवि हैं, कलाकार हैं, यद्यपि साधारण वर्ग के व्यक्ति हुआ करते थे, तब भी अपने आश्रयदाता मुग़ल सम्राट अथवा देशी राजा और नवाब से उन्हें इतना सम्मान मिलता था कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों में उनकी गणना होती थी। उचित सम्मान कवि, कलाकार के सर्जन कर्म को प्रोत्साहित करने के लिए होता था और यह स्वाभाविक ही था कि यह जो काल है उसमें कला का उत्कर्ष दिखाई देता है। कविताओं में काव्य शास्त्रीय गुणों की भरमार थी। श्रृंगार परक कविताएं, अलंकार परक कविताएं इस कालखंड की मुख्य विशेषता है। तो संवत 1700 से संवत 1900 के बीच का जो ये कालखंड है यह मुख्य तौर पर गहन और सूक्ष्म अन्वेषण का काल कहा जा सकता है। रीतिकाल का यह जो कालखंड है इसमें एक सामान्य मार्ग, गति, पद्धति और परंपरा को उद्बोधित किया गया है। अनेक गुण इसमें दिखते हैं। रीति का स्वरूप जो है वो परंपरा से संपृक्त है। काव्य शास्त्रीय परंपरा को इस कालखंड में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो हिंदी का जो ये कालखंड है उसमें कवि ने कई प्रकार से यह कार्य किया है कि कविता संपन्न दिखे। परिस्थितियों में अगर हमने चर्चा जैसे की कि राजनीतिक परिस्थितियों के बात करते हुए हमने यह देखा कि रीतिकाल का जो कालखंड है उसमें मुग़ल काल के उत्कर्ष शासन से उत्तरोत्तर अपकर्ष शासन को हमने देखा। अकबर के शासनकाल से जो राजनीतिक कुशलता इस शासनकाल को मिली थी, मुग़ल शासन जिस ऊंचाई पर प्रतिष्ठित हुआ था, जहांगीर के शासन में उसकी धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हुई। वहाँ शाहजहां के शासनकाल में हालांकि प्रशासनिक रूप से साम्राज्य विस्तार हुआ, कलात्मक उत्कर्ष दिखता है, वैभव चरम शिखर पर था। इसी वक्त मयूर सिंहासन और ताजमहल जैसी नायाब कलाकृतियों का निर्माण हुआ था। कला और साहित्य, न्यायप्रियता, सामाजिक व्यवस्था, इन सब की दृष्टियों से मुग़ल काल जो है वो स्वर्ण युग कहा जा सकता है। पर उसके शासन के उत्तरार्ध से ही जो रीतिकाल के आरंभ और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिस वक्त ये रीतिकाल की प्रस्तावना तैयार हो रही थी, तभी से अतिविलासिता और घोर अपव्यय की जो प्रवृत्ति है वह मुग़ल काल की अवनति का रास्ता बना देती है। इन्हीं परिस्थितियों में रीतिकाल का साहित्य हमारे सामने आता है, जो उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियों की अहम चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसमें कहीं भी समाज की दारुण व्यथा और करुण कथा नहीं दिखती है, राजसत्ता की शाही और सामंती प्रवृत्ति ही दिखती है। तो रीतिकाल का जो काव्य है उसमें घोर श्रृंगारिकता और विलासिता
इस कालखंड की विशेषता के रूप में है। राजनीतिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियाँ जो हैं वो यहाँ के काव्य में विद्यमान है। शाहजहाँ के अंतिम दिनों और औरंगजेब के शासन और उसके बाद जब मुग़ल काल के पतन का समय आ गया, तब भी शासन की विलासिता जो प्रवृत्ति थी उनकी, उसमें कोई कमी नहीं आई। तो इस काल का राजनीतिक परिदृश्य मुग़ल काल के राजनीतिक पराभव की दारुण व्यथा, करुण कथा कहता है। मोहम्मद शाह रंगीला की विलासिता सभी जानते हैं। नादिर शाह की लूटमार, अहमद शाह अब्दाली का कत्लेआम, अंग्रेज़ों की कुटिल नीति का फैलता जाल, इन सब से शाही विलासिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस काल में जो संकुचित और संकीर्ण मनोवृत्ति दिखती है वो विलासिता तक सिमट गई थी। परिस्थिति जो निरपेक्ष उत्तर मुग़ल काल के सामान्य प्रवृत्ति बन गई थी। इसी राजनीतिक पराभव और अपकर्ष की अवधि में ऋतुकालीन कविता की सर्जना हो रही थी, जिसमें उस काल की खूबियों और खराबियों को हम देखते हैं। इन सारी परिस्थितियों की जो गहरी छाप है वो ऋतुकालीन काव्य सर्जना पर दिखाई देती है। इन्हीं परिस्थितियों में राजनीतिक पृष्ठभूमि में ऋतुकालीन कविता जन्मी, पली और बढ़ी, जो उस काल के सामंती और विलासी जीवन को अपने काव्य में समेटे हुए है। अब बात जब हम लोगों ने की थी सामाजिक परिस्थितियों की, तो ये जो सामाजिक परिस्थिति थी वो भक्ति काल से बिल्कुल भिन्न थी। मस्ती और विलास की मदिरा में डूबे शासक थे। इस वक्त कोई कवि नहीं था जो धार्मिक सहिष्णुता पर बात करे, सामाजिक विलासिता पर बात करे, लोगों के जीवन पर बात करे। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मस्ती और विलास की मदिरा में डूबे शासक और उनके श्रृंगार प्रिय कवि थे। दरबार में श्रृंगारिक विलासिता का व्यापक परिवेश निर्मित हो रहा था। उसमें पनाह पाने वाले जो कवि थे, शायर, संगीतकार थे, कलावंत थे, ये सभी अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने में लगे थे। उन्होंने जो भी सर्जना कर्म किया उसका पूरा प्रभाव पूरे समाज पर पड़ा। समाज में उनके विलासी जीवन और शानो शौकत का अनुकरण जो हो रहा था वो आम बात हो चुकी थी। सामंती व्यवस्था से ओतप्रोत समाज को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह शायद भारतीय समाज का हिस्सा है ही नहीं। एक ओर जहां वैभव और विलासिता में डूबा समाज था, तो दूसरी ओर आम आदमी की साधारण जिंदगी थी, जिसमें गरीबी और जलालत के सिवा और कुछ नहीं था। समाज में स्पष्ट रूप से हम वर्ग विभाजन देख रहे थे, जहां एक ओर विलासी शोषक वर्ग था और दूसरी ओर श्रमिक और गरीबों का शोषित वर्ग था। दोनों की सामाजिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। मुगल शासन के जो अंतिम दिन थे, भारतीय समाज में दो ही आर्थिक वर्ग थे, राजा, सामंत, मनसबदार आदि भोक्ता वर्ग और कृषक और श्रमिक का उत्पादक वर्ग। दोनों का परस्पर का जो संबंध था वो क्रमशः क्षीण होता गया और मुगल काल के अंतिम दिनों में इन दोनों की दुनिया अलग हो गई। ऐसी सामाजिक अवनति के काल में ऋतुकालीन जो कविता राज दरबार के विलासी जीवन की झांकी है, तो यह उस काल की परिस्थितियों की देन है। इस कालखंड में आम जनजीवन के साधारण चित्र के दर्शन नहीं होते, तो यह भी राजनीतिक परिस्थितियों की देन है। ऊंच नीच के आपसी भेदभाव, धार्मिक आडंबर और अंधविश्वासों से यदि कवियों ने कन्नी काट ली है, तो यह भी उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियों की देन है। समाज की स्थिति उन्नत नहीं थी, अतः यह काल सामाजिक अवनति और अति विलासी प्रवृत्तियों के प्रभुत्व काल के रूप में हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। ये हो गई राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ। हमने बात की थी धार्मिक परिस्थितियों की भी या हमारी सांस्कृतिक परिस्थितियों की भी। तो उसके मामले में भी यह जो कालखंड है वो कोई उच्च परंपरा स्थापित नहीं करता है। इस कालखंड में समाज में प्रसारित सांस्कृतिक प्रदूषण विकृतियाँ व्याप्त करती हैं और समाज एक तरह से जो भक्त कवियों और संत कवियों के प्रभाव में था, उसकी संस्कृति धीरे धीरे गायब होती दिखती है। ऋतुकालीन परिवेश में पहुंचकर धीरे धीरे निरंतर ह्रास दिखता है। संत कवि और सूफी संतों के जो सामूहिक प्रयास से समाज में जो सौहार्द आया था, सांस्कृतिक समरसता आई थी, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही थी।
संतों और सूफियों की वाणी से हिंदू मुस्लिम के बीच में जो आपसी मेल मिलाप, भाईचारा और समन्वय का वातावरण निर्मित हुआ था, धीरे धीरे आगे के शासकों की अपेक्षाकृत जो अनुदार नीति थी, असहिष्णुता थी, उनकी वजह से वह कमज़ोर होकर तार तार हो रही थी। वैभव और विलास के खुले प्रदर्शन ने सभ्यता और संस्कृति को अपने चपेट में ले रखा था। सामाजिक अराजकता को बढ़ाने में उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। समाज में धर्म के नाम पर अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर का बोलबाला हो रहा था। मंदिरों में भी विलासिता थी, घोर श्रृंगारिकता वहाँ भी नज़र आ रही थी। वह भी इस प्रभाव से अनछुआ नहीं था। धार्मिक विघटन के परिवेश में, जैसे कि हमने पहले भी बात की, राम और कृष्ण की भक्ति का स्वरूप भी बदल रहा था। लोग उनमें भी श्रृंगार देख रहे थे। धर्म प्रचार और प्रसार जो हो रहा था, उसका केंद्र भी इस सांस्कृतिक पराभव के काल में विलास सुख की ओर उन्मुख हो रहा था। सांस्कृतिक प्रदूषण के इस दौर में संप्रदाय और मठों की जो आपसी प्रतिद्वंदिता थी, वह चरम पर पहुंच गई थी। धार्मिकता के इस पतन से नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। सांस्कृतिक पराभव और धार्मिक पतन की पराकाष्ठा के इस परिवेश में रीतिकाल में काव्य रचना करने वाले जो कवि थे, उनसे किस तरह की सर्जना की उम्मीद की जा सकती है, इसका अनुमान हम सहज रूप से लगा सकते हैं। साहित्यिक परिस्थिति की बात अगर करते हैं तो इस वक्त कलात्मक उत्कर्ष का काल जो दिखता है, वह बिल्कुल स्पष्ट है। इस कालखंड में जो साहित्य दिखता है, वह एक बार में ऐसे रूप में नहीं आया था। उसके स्वरूप के निर्माण में पृष्ठभूमि है और प्रेरक साहित्यिक परिस्थितियों का योगदान है, जिसने इसके लिए उर्वर पृष्ठभूमि का काम किया। इस काल में साहित्य सर्जन कलात्मक उत्कर्ष और नवीन साहित्यिक मानदंडों की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट और चमत्कारपूर्ण है। यह कालखंड अपने पूर्ववर्ती जो भक्ति काल है, उसके उदात्त रचनात्मक भावभूमि पर स्थित भले ही है, लेकिन काव्य सर्जन से नैतिकता रहित भी है, कमतर भी है, लेकिन इसने काव्य शास्त्रीय गुणों को अपनाया। तो रीतिकाल में जो काव्य रचना हुई, वो कला की असाधारण उन्नति के बावजूद इस काल में रचा जाने वाला जो साहित्य है, जो रचा गया, वो भक्ति काल की तुलना में सामाजिकता से कटा हुआ है। वो कलात्मक है, इस मामले में महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज से कटा हुआ साहित्य कभी भी महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। जैसे भक्ति काल का साहित्य एक व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण को लेकर चला, लोक कल्याण को लेकर चला, वो प्रत्येक जन की भावना से जुड़ा था। रीतिकाल का साहित्य एक वर्ग विशेष की जो श्रृंगारी प्रवृत्ति थी, विलासी भावना थी, उनको तुष्ट कर रहा था। जैसे सूर, जायसी, तुलसी जैसे कवि ने जो साहित्य सर्जन किया, वो उदात्त भावना से परिपूर्ण था, लेकिन जो उत्तर मध्यकाल में यह जो पवित्र भावना थी, वो लुप्त हो गई थी। धीरे धीरे यह मस्ती के आलम में खो गई थी। रीतिकाल का जो साहित्यिक परिवेश है, जो पृष्ठभूमि बन रही थी, उसमें इसी तरह की श्रृंगार और विलास प्रेमी कविताएं लिखी जा सकती थी। तो इस वक्त का जो कालखंड है, उसमें रीतिकाल का कमोवेश सारा सर्जनात्मक जो साहित्य है, वो चूँकि राजाश्रय में, राजा की छत्र छाया में बना है, रचा है, इस कारण से इस काल की काव्य सर्जना उन्हीं आश्रयदाताओं की रुचि, अभिरुचि से परिचालित होती थी, संचालित होती थी, और यह अनिवार्य भी था। कवि और कविता दोनों के लिए राज दरबार में एक सम्मानजनक स्थान भले ही था, लेकिन कविगण जो अपनी क्षमता थी, उनकी जो प्रतिभा थी, उसका संपूर्ण उपयोग वो नहीं कर सकते थे। उसका सिर्फ और सिर्फ उपयोग इतना ही था कि वे सजावटी, बनावटी और चमत्कार पैदा करने वाली काव्य रचनाएं रच रहे थे, जिससे उन्हें राज दरबार में पद प्रतिष्ठा भी मिलती रहे और उनका अर्थ लाभ भी होता रहे। तो स्वांतः सुखाय को छोड़कर, परजन हिताय को छोड़कर, इस कालखंड के कवि जो थे, वो यश प्रार्थी बने हुए थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था जीविका का साधन, प्रदर्शन परक लोकप्रियता उनका माध्यम था। कविता को उन्होंने सजावट और बनावट की वस्तु की तरह कलात्मक सांचे में ढाला, और इस काल का कवि कर्म जो था, वो अनिवार्य रूप से सिर्फ और सिर्फ अपने
पोषक राजा को प्रसन्न करना था। नैतिकता का, भावना का, उदात्त भावनाओं का बिल्कुल अभाव था। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रतिभाशाली जो कवि है वो संपूर्ण काव्य प्रतिभा को सिर्फ और सिर्फ अपनी कविता को अलंकृत करने में लगा रहा था। इससे कविता का बाह्य कलेवर जो था वो आश्चर्यजनक रूप से कलात्मक ऊंचाइयों पर स्थापित हो गया था। काव्य सर्जन के स्वच्छंद उन्मुक्त प्रवाह में यह प्रवाहित हो रहा था। बहुत कुछ दब सा गया और यह सब कुछ इस काल की साहित्यिक परिस्थितियों की स्वाभाविक परिणति कहा जा सकता है। तो संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा में जो रचित काव्य लक्षण ग्रंथ भी रचे गए वो इस कालखंड के लिए एक विशिष्ट योगदान है, जिनमें अलंकार, रीति, रस, नीति सबकी चर्चा की गई और इन्हीं की वजह से इसे रीति काव्य कहा गया। रीतिकालीन काव्य रचना का जो स्वरूप इस काल में निर्मित हुआ उसके पीछे, जैसा कि हमने चर्चा किया अभी इस समय में, वह राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियों का विशेष योगदान है इस कालखंड की कविताओं के रचे जाने में। धन्यवाद।